हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो अध्याय 5 है हमारा 9th क्लास का। उसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं, आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो कोशिका है वो किससे बनी होती है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको कोशिका के बारे में बता दिया था, कैसे खोज हुई, किसने खोज की, ये सारा हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक का जो मेन पॉइंट है, कोशिका किससे बनी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी जीवन की मौलिक इकाई जो कहलाती है, वो कोशिका जो है, अब हम उसके अंदर की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जो कोशिका है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो पहली चीज़ होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, या फिर हम जिसको बोल देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है और प्लाज्मा झिल्ली, ये होती है दूसरा केंद्रक। उसमें एक केंद्रक होता है। तीसरा जो होता है वो होता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। इन तीन चीजों से मिलकर ही कोई भी जो कोशिका है वो बनी होती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो पेड़ पौध, जितनी भी हमारे पादप कोशिकाएं हैं, जितनी हमारी जंतु कोशिकाएं हैं, सभी के अंदर अगर देखा जाए तो ये तीन चीजें कॉमन मिलती हैं। ये तीन चीजें जो सामान्य हैं, पहली क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा क्या होता है हमारा जो केंद्रक होता है, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पहले पढ़ेंगे वो है कोशिका झिल्ली के बारे में, या जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। प्लाज्मा झिल्ली। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला मेन पॉइंट क्या है कि ये बनी किसकी होती है। ये प्रोटीन और लिपिड, ये दो पदार्थ होते हैं, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ये प्रोटीन और लिपिड से क्या होती है, बनी होती है। दूसरा क्या कार्य करती है, ये जो है दो अलग अलग कोशिकाओं को, मतलब कि जो कोशिकाएं हैं उनको अलग अलग करने का कार्य करती है। कोशिकाओं को अलग करती है। अलग कैसे करती है वो देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये यहाँ पर एक कोशिका है, और यहाँ पर भी एक कोशिका है, ऊपर भी हमारे पास एक कोशिका है, यहाँ भी एक कोशिका है। ऐसे कोशिकाएं हैं हमारे पास। अब इसमें जो ये बीच वाली जो ये हमारी दिख रही है, ये वाली जो सतह होती है, ये कहलाती है कोशिका झिल्ली। और ये इन दोनों क्या करती है, अलग अलग करने का कार्य करती है, अलग अलग करती है। तो ये कोशिकाओं को अलग अलग करती है। दूसरा, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तीसरा हम लिखेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ये वर्णात्मक प्रागम्य है। वर्णात्मक प्रागम्य होती हैं। वर्णात्मक प्रागम्य का मतलब है ये पदार्थों को अंदर व बाहर जाने देती हैं, यानी कि पदार्थों का आवागमन आवागमन करती हैं। यानी कुछ पदार्थ इनके अंदर चले जाते हैं और कुछ पदार्थों के बाहर निकाल सकती हैं। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, यह लचीली होती है। यह लचीली होती है।
ये लचीली होती है, जो कोशिका होती है ये बहुत लचीली होती है। तो आपको ये याद रखने हैं कि ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ठीक है, जो कोशिकाओं को अलग अलग करती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो इसका बाहरी आवरण है, मान लीजिए ये कोई भी हमारी कोशिका थी, तो इसका जो बाहरी आवरण है ये आपको दिख रहा है, जो बाहरी आवरण है ये जो बाहरी ये जो सतह है, ये जो होती है यही कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। ये क्या कार्य करती है? प्रोटीन और लिपिड से ये बनी होती है। दूसरा, ये कोशिकाओं को अलग करती है। तीसरा, ये वर्णात्मक प्रागम्य होती है, यानी इसमें से कुछ पदार्थ अंदर व बाहर जा सकते हैं। और चौथा जो है यह लचीली होती है। इसमें हम पांचों पॉइंट भी लिख सकते हैं, जो क्या है, यह जो कोशिका झिल्ली जंतु व पादप कोशिकाओं दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यहाँ से हमारा ये छठा पॉइंट बनता है, क्योंकि ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, जो बाहरी आवरण होता है, ये जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती है, और जो पादप कोशिकाएं, जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जो वर्णात्मक प्रागम्य है, यानी जो आवागमन है पदार्थों का, वो किस प्रकार होता है वो देखते हैं। तो इसी में एक टॉपिक है पदार्थों, टॉपिक जो है वो उसको हम लिख सकते हैं पदार्थों का आवागमन किस प्रकार होता है। देखिए, दो तरह से पदार्थों का आवागमन होता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रासरण, और एक कहलाता है विसरण। अब ये कौन सा प्रकार है और ये कौन सा प्रकार है? प्रासरण क्या है? प्रासरण में क्या होता है, जो हमारे पदार्थ जो हमारे हैं वो हमारे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। और वो पदार्थ जो हैं वो कोशिका में क्या क्या होते हैं, वो होता है जल। जो जल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है कोशिकाओं में। ये वो पदार्थ है जो हमारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है। सांद्रता आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको आप जो 9th में ही पढ़ चुके हैं सांद्रता के टॉपिक को, तो होपफुली आपको ये याद होगा ही कि सांद्रता क्या होती है। तो इसमें जो जल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है। वो पदार्थ कौन है? जल। वो तो कहलाता है प्रासरण। और एक ऐसा तरीका जिसमें जो पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। निम्न क्या होता है? जहां पे कमी होती है। उच्च मतलब बहुत ज्यादा, तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, जिसमें पदार्थ प्रासरण में तो क्या होता है? जल। कि प्रासरण क्या है? एक ऐसा तरीका है जिसमें जल जो होगा, द्रव जो होगा, हमारा द्रव जाता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। और विसरण होता है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, हमारी वो पदार्थ होते हैं वो जो हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोशिकाओं में हमारा जल भी जो है वो भी अंदर बाहर जो है आवागमन करता है, और गैसें भी आवागमन करती हैं। क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को तो क्या करती हैं, ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हैं बहुत बार। तो ऐसा होता है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो उन कोशिकाओं के अंदर जाती है, कोशिकाओं में जाने के लिए उन पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना, किनका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहलाता है विसरण के द्वारा। और जो द्रव का यानी जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना उन पदार्थों का, वो कहलाता है प्रासरण के द्वारा। ये दोनों ही कोशिकाओं में होते हैं। तो ये तो हो गया प्रासरण और विसरण के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि जो इन सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि सांद्रता के बारे में हमने बात की है, तो हम देखेंगे
इसी में टॉपिक चल रहा है हमारा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। कि जो सांद्रता है उसके आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार के विलयन होते हैं अगर सांद्रता को देखकर देखा जाए तो। एक तो होता है हमारा पहला अति प्रासरण दाबी विलयन, दूसरा होता है हमारा अल्प प्रासरण दाबी विलयन, और तीसरा होता है हमारा समप्रासारी विलयन। जो विलयन है वो 3 प्रकार के हैं। सांद्रता के आधार पर बात की जा रही है कि अति प्रासरण दाबी विलयन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन और समप्रास जो है प्रासारी विलयन। अब इन तीनों को ही कैसे बताते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा बर्तन है जिसके अंदर हमने क्या किया, जल डाल लिया और एक घोल बना लिया, एक विलयन बना लिया। मान लीजिए उसमें नमक को डालकर या फिर शक्कर वगैरह ऐसी जो चीज़ें जो हैं उनको डालकर हमने एक विलयन बना लिया। और उसमें किसी भी कोशिका को अगर डालते हैं, उसके अंदर अगर कोई कोशिका को डाला जाता है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कोशिका को रखा गया, तो क्या होता है, अब होगा कुछ ऐसे कि जो अति प्रासरण दाबी विलयन है उसमें क्या होता है, इसमें जो कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है वो बहुत ज्यादा होती है और बाहर की सांद्रता जो है विलयन की कम होती है। पहला तो वो है जिसमें अंदर जो है, यहां पर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जो पदार्थ है वो कुछ ज्यादा है इसके अंदर बाहर के मुकाबले, तो अंदर जो है सांद्रता बहुत ज्यादा है, उस जो कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है बहुत ज्यादा है, बाहर की बहुत कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा जल होगा वो प्रासरण के द्वारा क्या होता है, वो जो जल होगा वो हमारा बाहर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों, जो जल होगा हमारा बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो प्रासरण है वो क्या कहलाता है, जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना। तो उच्च सांद्रता कब होगी, जो अंदर है वो सांद्रता बहुत ज्यादा है, यहां पर जो है सांद्रता ज्यादा है और बाहर जो है वो सांद्रता कम है। अंदर सांद्रता ज्यादा है, बाहर कम है, तो प्रासरण में क्या होगा, जो जल होगा वो प्रासरण क्रिया के द्वारा बाहर आ जाएगा। और जैसे ही बाहर आ जाएगा हमारी जो ये कोशिका है ये सिकुड़ जाती है, ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी, क्योंकि जो इसके अंदर का जल है वो बाहर आ जाता है। तो ये तो कहलाएगा आपका पहला, ये कहलाता है अति प्रासरण दाबी विलयन। अब बात करें दूसरे की, इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि बाहर जो है वो सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, पदार्थ जो बाहर होगी वहां पर सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, और कोशिका के अंदर जो है जल के विलयन की वो सांद्रता बहुत कम है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, यहां पर कम होगी और बाहर क्या होगी, ज्यादा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जल जो है हमारा वो हमारा अंदर की तरफ आना क्या कर देता है, शुरू कर देगा। ये जो हमारा जल होगा विलयन में वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, और ऐसे को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में होगा ये कि जो कोशिका होगी हमारी इसके अंदर जल चला गया तो ये फूल जाएगी, इसका बहुत बड़ा आकार बन जाएगा और ये बहुत फूल जाती है और ये सिकुड़ जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्प प्रासरण दाबी विलयन। क्या बोलते हैं, अल्प प्रासरण दाबी विलयन। कौन सा, ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है
विलयन की जो सांद्रता है वो कम होगी और बाहर की ज़्यादा होगी, तो बाहर से अंदर की तरफ जो है वो जल आना शुरू कर देगा और कोशिका जो है वो फूल जाएगी, बिल्कुल जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। फिर हम बात करते हैं तीसरे की, जिसमें क्या होगा, जिसमें बाहर भी उतना ही होगा सांद्रता जो है विलयन की, और अंदर भी उतनी होती है, यानी कि बाहर और अंदर दोनों जगह क्या होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जितना जल उसका, जितना जल अंदर जाएगा, जितना जल जो है अंदर जाएगा उतना ही जल आगे फिर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही समय पे दोनों काम हो रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। अगर जो जल है वो बाहर आ रहा है तो अंदर भी जा रहा है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, पहले केस में कि अंदर की सांद्रता ज्यादा होने के कारण अंदर से जल बाहर की तरफ ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। हालांकि बाहर से अंदर भी आ रहा है जल, लेकिन अंदर से बाहर ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, इस कारण से सिकुड़ जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, अंदर जो सांद्रता कम हुई, बाहर सांद्रता ज्यादा होने के कारण अंदर से जो बाहर निकल रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन बाहर से अंदर चलना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर सांद्रता ज्यादा थी, वो ज्यादा जल अंदर जाएगा, इतना निकल नहीं पाएगा, तो इस केस में फूल जाएगी। इस केस में क्या होगा, सांद्रता दोनों ही जगह सेम है, तो जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, वो क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, और इसको बोला जाता है सम प्रसारी विलयन। तो ये हमारे तीन प्रकार के विलयन जो है हमें पढ़ने थे, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तीन प्रकार के होते हैं, अति प्रासरणदाबी विलयन, अल्पप्रासरणदाबी विलयन, और तीसरा होता है हमारा संप्रासारी विलयन। तो ये तीन प्रकार के विलयन यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की, कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। ठीक है, इसी में आता है कोशिका भित्ति। अब ये देखिए ये क्या होते हैं, ये कोशिका भित्ति जो होती है, पहली चीज, जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है। इससे सेलुलोज से बनी होती है। दूसरा पॉइंट, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलती है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, जो कोशिका भित्ति है। तीसरा, यह है क्या, यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है, यह कोशिका की, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है। चौथा पॉइंट आप इसका लिख सकते हैं, यह सख्त होती है, सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब देखिए, मान लिया कि यहां पर कोई कोशिका है जिसका ये केंद्रक है, ठीक है, इसके जो ये अंदर वाली जो मैंने बताया था, जो इसके बाहर जो बाहरी आवरण होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है हमारी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये हमारी बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है, ये झिल्ली है, इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सख्त होती है, सरंध्र होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। दूसरी चीज, ये जो है ये किस बनी होती है, सेल बनी होती है, और यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। और ये जो है, ये जो सबसे बाहरी आवरण होता है किसी भी कोशिका का, सबसे बाहरी आवरण जो होता है, जो सबसे बाहरी झिल्ली है जो है, उसी को कोशिका भित्ति बोला जाता है। ठीक है, और बहुत सारी कोशिकाओं, जो मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिकाएं भित्ति होंगी। उन कोशिका भित्ति के मध्य एक और भित्ति होती है जिसे मध्य भित्ति बोला जाता है, उसको हम मध्य भित्ति बोलते हैं। मान लिया यहाँ पर हमारी कोशिकाएं हैं, यहाँ पर हमारी ये कोशिकाएं हैं,
इनमें क्या होता है, इनके चारों तरफ क्या होती है, कोशिकाएं भी, कोशिका भित्ति होती है इनकी, ठीक है। लेकिन इनके बीच में भी एक और भित्ति होती है, वो इसमें गैप में आपको शायद देखने को मिले। उनके बीच में एक और भित्ति होती है, जैसे मान लीजिए इनके बीच में एक ऐसे रेड कलर की एक और भित्ति होगी, जो इनके बीच की भित्ति होती है, और उसे बोलते हैं मध्य भित्ति। क्या बोलते हैं, मध्य भित्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में हमने 3-4 पॉइंट जो है मेन देखे, कि जो कोशिका भित्ति होती है, ये सबसे बाहरी आवरण होता है किसी भी कोशिका की, सबसे बाहर वाली झिल्ली जो होती है, ये सख्त होती है, सरंध्र होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दूसरी बात, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में ये बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरी चीज़, ये जो है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर, सेलुलोज को से मिलकर बनी होती है, और इनके बीच में एक और भित्ति होती है जिसे हम मध्य भित्ति बोलते हैं। तो ये सारा हमने देखा कोशिका, जो हमारा झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली में हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब आता है जो दूसरा हमारा पॉइंट था मेन, जिससे वो कोशिका बनी होती है, वो है केंद्रक। अब कुछ केंद्रक की बातें कर लेते हैं कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक के भी कुछ मेन पॉइंट्स है, तो वो पढ़ लेते हैं। वो क्या है, शाबाश। पहला जो पॉइंट है, केंद्रक जो है वो पूरी कोशिका की प्रक्रिया को जो है, उनकी क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो केंद्रक है, दो तरह की हमारी कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक और एक होती हैं यूकैरियोटिक। एक तो होती हैं यूकैरियोटिक और एक होती हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक है वो स्पष्ट दिखता है या दिखाई देता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यह अस्पष्ट होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। ये तो हो गई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब किसी भी केंद्रक को देखने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी चीज़ की अगर हम स्लाइड लेते हैं, चाहे वो हमने किसी भी प्याज की स्लाइड को लिया है या किसी भी चीज़ की हम स्लाइड को लेते हैं, और उसमें कोशिकाओं के केंद्रक को अगर देखना चाहते हैं, अगर हम केंद्रक को देखना चाहें, तो हमें उस पर आयोडीन या फिर जो हमारे और घोल होते हैं, आयोडीन जैसे घोलों का क्या करना होगा, उसके ऊपर डालना होगा, क्योंकि तभी जो है केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं। आयोडीन के जो घोल है, इसको डाला जाता है उस पर, ताकि जो है आपको केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे सके। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। तीसरी चीज जो हम लिखते हैं, जो हमारा केंद्रक होता है, यह एक कोशिका एक झिल्ली के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे न्यूक्लियर झिल्ली कहते हैं। न्यूक्लियर झिल्ली कहते हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा केंद्रक होता है, ये एक, उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसके द्वारा घिरा होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर द्रव भरा होता है, इसके अंदर द्रव भरा होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव बोलते हैं। केंद्रक द्रव भरा होता है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक द्रव भरा होता है, जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, जो हमारा
केंद्रक द्रव है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब वो दो चीज़ें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। एक तो होता है केंद्रकाय और दूसरा होता है क्रोमेटिन। एक तो होता है केंद्रकाय और दूसरा होता है क्रोमेटिन। इन चीज़ों से मिलकर जो है केंद्रक द्रव जो होता है उसके अंदर जो द्रव भरा है वो बना होता है। क्रोमेटिन जो है ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं इसमें, और ये डीएनए से मिलकर बना होता है। किससे? डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए आपको पता ही होगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है, आपको सर्च करनी है कि डीएनए क्या होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा फिर डीएनए के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम एक पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके 10th क्लास में भी आने वाला है। तो जो क्रोमेटिन है जो केंद्रक द्रव में होता है, ये क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो डीएनए से, जो जिसमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और उन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केंद्रक के बारे में। केंद्रक की हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि ये जो केंद्रक है ये कोशिका को नियंत्रित करता है, नियंत्रण रखता है उसके ऊपर। दूसरी चीज़ कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें स्पष्ट दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तीसरी चीज़, ये एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे हम न्यूक्लियर झिल्ली बोलते हैं। चौथी चीज़ जो है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम केंद्रक द्रव बोलते हैं, और ये केंद्रक द्रव दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपकी चीज़ क्या होती है, एक होता है केंद्रकाय और दूसरा होता है हमारा क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो है वो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, और वो धागे जैसी संरचनाएं जो है वो डीएनए से मिलकर बनी होती हैं। ये सारा हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो ये तो था हमारा केंद्रक। अब हम तीसरे जो हमारे भाग की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा भाग है, क्योंकि हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, क्योंकि किसी भी कोशिका को बना की जो होती है उसकी बनावट के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती। पहले हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली के बारे में, फिर हमने पढ़ा उसके केंद्रक के बारे में, अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव। तो अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव की। अब कोशिका द्रव जो होता है वो कोशिका अंगक और सिस्टोल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब ये क्या होते हैं? सिस्टोल जो होता है यह एक द्रव होता है, और जो ये द्रव है ये बहुत सारे प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। अनेक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो हमारा सिस्टोल है, सिस्टोल जो होता है ये एक द्रव होता है और जो बहुत सारे प्रोटीनों से मिलकर बना है। ये जो है कोशिका द्रव में होता है। और कोशिका अंगक, इन दोनों से ही मिलकर ये कोशिका द्रव बना है। और कोशिका अंगक जो होते हैं, जो कोशिका अंगक होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं उनके अंदर, और वो क्या क्या है हमारे वो देख लेते हैं। जैसे अंतर्द्रवी जालिका हो गई, गोल्जी उपकरण हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, और रसधानियाँ। ये आपके 6 तरह के जो कोशिका अंगक हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है। तो ये था हमारा उन 3 मेन पॉइंट्स के बारे में जिनसे मिलकर हमारी कोई भी कोशिका जो है वो बनी होती है। इसके अलावा जो हमारे, मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये जो हैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। यूकैरियोटिक वो कोशिकाएं होती हैं जो जिनमें जो है नाभिक जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस नाभिक के चारों तरफ जो होता है एक कोशिका झिल्ली, सॉरी, जो एक नाभिकीय झिल्ली होती है, न्यूक्लियर झिल्ली जिसको बोलते हैं, वो एक झिल्ली होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट होता है, क्योंकि उसमें उसके न्यूक्लियस के यानी कि उसके केंद्रक के चारों तरफ एक न्यूक्लियर जो झिल्ली है वो नहीं होती है। इसी वजह से ये अस्पष्ट होता है और ये स्पष्ट होता है। तो ये हो गया आपके उन 3 भागों के बारे में। इनके जो कोशिका अंगक के बारे में जो है वो हम फर्दर आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छे से उनको पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।